Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do chapter accounting ratio, solvency ratio. What is solvency ratio? अकाउंटिंग रेशियो में हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे। एक था लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और फोर्थ था हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो। तो यहाँ पर हम जो रेशियो करने वाले हैं इसमें हमने सबसे पहले हमने किया है लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें हमने करंट रेशियो और हमारा करंट रेशियो के साथ लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो जिसका नेम था, उससे रिलेटेड आपके 27th क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने जा रहे हैं सोल्वेंसी रेशियो, उसके बाद हम करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो में क्या है? डेब्ट इक्विटी रेशियो, जो कि डिबेंचर का इक्विटी के साथ रेशियो बताता है कि कितना होना चाहिए। एक कंपनी को अपनी कैपिटल में जो उसके डिबेंचर है और इक्विटी है, जो भी फंड, जो भी कैपिटल फाइनेंस जो इकट्ठा करती है कंपनी, वो किस रेशियो में होना चाहिए, कितना होना चाहिए, जिससे कि डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट इजीली पे किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर्स को उनकी इनकम जो है वो दी जा सके। सोल्वेंसी रेशियो, दिस रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स एंड शेयर होल्डर फंड्स। ये क्या कहता है कि लॉन्ग टर्म फंड्स में जो लॉन्ग टर्म के डेब्ट्स हैं और शेयर होल्डर का जो फंड है, शेयर होल्डर के फंड में क्या आता है? शेयर कैपिटल ही आती है। तो उन दोनों के बीच में रिलेशन को एक्सप्रेस करता है। इट इंडिकेट द प्रोपोर्शन ऑफ फंड विच आर acquired by long-term borrowings in comparison to shareholders fund. This ratio is calculated to ascertain the soundness of the long-term financial policy of the firm. तो डेब्ट इक्विटी रेशियो कहता है कि डेब्ट ऊपर रहेगा, इक्विटी नीचे, मीन्स लॉन्ग टर्म के डेब्ट्स ऊपर रहेंगे। ये इसका फॉर्मूला है कि लॉन्ग टर्म के डेब्ट्स ऊपर डिवाइड में शेयर होल्डर फंड, जिसको हम नेटवर्थ भी कह सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है सभी को पता है। लॉन्ग टर्म के ब्रोविंग्स होते हैं, लॉन्ग टर्म के प्रोविजंस होते हैं, जैसे कि डिवेंचर, मॉर्टगेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। उसके बाद बात आती है क्या? शेयर होल्डर फंड क्या होता है? तो शेयर होल्डर फंड भी सभी को पता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और हमारे रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें कि रिजर्व में कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व और बैलेंस होता है स्टेटमेंट इन प्रॉफिट ऑफ लॉस का अकाउंट का। तो ये सारे इंक्लूड करने के बाद हम क्या करेंगे? लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को ऊपर रखेंगे और शेयर होल्डर फंड को नीचे रखेंगे। देख सकते हैं आप, इसका ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस क्या कहता है? This ratio is calculated to assess the ability of the firm to meet its long-term liabilities. ये फर्म की एबिलिटी की को देखता है, उसकी पहचान करता है कि क्या वो अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पे करने की हालत में होगी या नहीं। जनरली डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है वो 2:1 कंसीडर किया जाता है कि डिबेंचर जो है वो डबल होने चाहिए इक्विटी से। इफ द डेब्ट इक्विटी रेशियो इज मोर देन इट शो ए रेदर रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन। अगर आप ज़्यादा डबल से ज़्यादा लोन में अमाउंट लेते हैं, लोन से लेते हैं फाइनेंस, तो आपका बिजनेस जो है वो रिस्की पॉइंट पर हो सकता है, क्योंकि जब आप लोन लेते हैं तो आपको कुछ मॉर्टगेज में अपनी एसेट्स को रखना पड़ता है। आपकी प्रॉपर्टी अगर गिरवी रखी हुई है तो वो पर्सन जो है, वो बिजनेस जो है वो क्या होगा? रिस्क उसके साथ साथ ही चलेगा। एक तरह से हम कह सकते हैं उसके लिए रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है। तो इट इंडिकेट दैट मोर एंड मोर फंड इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय प्रोवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म लेंडर। आप उधार ले लेकर क्या कर रहे हैं? अपने बिजनेस में पैसा लगाते जा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं होता अगर वो इसको क्रॉस कर जाता है। अभी तक
करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो में आपने किया था कि ये डबल होना मतलब कि ऊपर वाला जो है वो अच्छा होता है जितना बढ़ता जाए। करंट रेशियो करंट एसेट्स की बात थी तो बढ़ता जाए तो अच्छी बात थी, लेकिन यहाँ डेब्ट की बात है, डिवेंचर्स की बात है, लोन की बात है, तो जितना ज़्यादा बढ़ेगा वो खतरनाक ही पोजीशन हमारे बिजनेस के लिए रहेगी। तो यहाँ पर ज़्यादा 2 से नहीं होना चाहिए, सफिशेंट रहता है 2:1 होना। अब इससे रिलेटेड हम 27th इलिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। आपको क्वेश्चन में गिवन है क्या, शॉर्ट टर्म के, आपको क्वेश्चन में गिवन है शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, लॉन्ग टर्म के ब्रोविंग्स गिवन है, लॉन्ग टर्म के प्रोविजंस गिवन है और करंट लाइबिलिटी गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस करेंगे, जो कि आपका आ जाएगा शेयर होल्डर फंड। तो आपने क्या किया, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो आपके जो यहाँ पर करंट लाइबिलिटी आपको गिवन है 70,000 की, यहाँ पर थोड़ी मिस हो गई है, वो पिक में नहीं आई है। और नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स भी गिवन है आपको इस क्वेश्चन में 3,80,000 की और 2,20,000 की। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, शेयर होल्डर फंड और वो कैलकुलेट कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ देख सकते हैं आप पूरी फिगर में, यहाँ देखेंगे क्या है, शेयर कैपिटल आपको गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, लॉन्ग टर्म के ब्रोविंग्स गिवन है, नॉन करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट्स गिवन है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, शेयर होल्डर फंड को कर रहे हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आप जब करते हैं तो क्या होगा, शेयर कैपिटल हमारी कितनी थी, 2,50,000 की थी, रिजर्व एंड सरप्लस हमारे 1,10,000 के थे, तो टोटल हो गया हमारा 3,60,000। अब हम सिर्फ लॉन्ग टर्म के डेब्ट्स देख रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के प्रोविजन, लॉन्ग टर्म के ब्रोविंग्स, ये इन दोनों को ही हम प्लस कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाता है 1,70,000 का। अब ये तो हो गया डेब्ट बाय में इक्विटी आपने लगाया, तो आपका ये हो सकता है सोल्व। तो देखेंगे यहाँ 1,70,000 बाय में 3,60,000 आ जाएगा, 0.47:1। तो मतलब कि आपके डिबेंचर जो डेब्ट से आपने पैसा लिया है वो कम लिया है, शेयर होल्डर से ज़्यादा है। ये तो है एक तरीका इसको करने का लाइबिलिटी साइड की अप्रोच से, मींस लाइबिलिटी साइड का जब आप करते हैं तो। लेकिन अगर आप इससे करते हैं एसेट साइड से, क्योंकि एसेट साइड की आइटम भी आपको गिवन है, तो आप दोनों सीखेंगे। कई बार क्वेश्चन में कुछ आइटम्स नहीं गिवन होती हैं जो हमें चाहिए, तो आप दोनों सीख लेंगे। एसेट साइड की आइटम गिवन होंगी तो क्या करेंगे आप, तो एसेट साइड का आपको क्या गिवन है, देखेंगे नॉन करंट एसेट्स गिवन है और करंट एसेट्स गिवन है। और आपको ये पता है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी जो होता है वो वर्किंग कैपिटल होता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमारा जो है शेयर होल्डर फंड में हम कहते हैं कि हमारा वो पैसा इन्वेस्ट किया होता है जो कि नॉन करंट एसेट्स में से, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स मतलब कि टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटी लेस कर दो। ध्यान देंगे क्या बोला मैंने, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी। अभी तक आप करते थे ना कि ये पैसा हमारा कैपिटल होता है, तो देखें ध्यान से, ये यही किया गया है। टोटल एसेट्स मतलब कि नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, अब माइनस करते हैं करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी, तो ये वही चीज हो गई, पहले प्लस किया फिर माइनस किया, बात तो वही है, वर्किंग कैपिटल को ही कर रहा है और नॉन करंट लाइबिलिटी को भी कैपिटल माइनस कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि पूरी एसेट्स में से पूरी लाइबिलिटी लेस कर दो, यहाँ पर देखो कर भी रखा है, तो वो चीज़ हमारी आ जाएगी। तो 3,80,000 प्लस 220 माइनस 70 1,20,000 करने के बाद हमारा आ जाता है 3,60,000। शेयर होल्डर फंड निकालने का तरीका, डेब्ट क्या है, डेब्ट तो हमारा पहले से ही हमको गिवन है, लॉन्ग टर्म के ब्रोविंग्स और प्रोविजन। तो ये तो शेयर होल्डर फंड को निकालने का मेथड था एसेट साइड से, तो एसेट साइड अप्रोच और दोनों ही आप समझ चुके हैं। अब इससे रिलेटेड जो अब हमारा कंक्लूजन क्या निकला है वो देखते हैं हम
कि जो भी हमारी 0.47:1 आया है तो ये 2.1 तक बेटर माना जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है। दिस रेशियो इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ फंड, अगर वो और भी लोन लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं इजीली। द नॉर्मली एक्सेप्टेबल डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है वो 2:1 होता है। इफ दिस रेशियो इज हायर देन 2:1, इट मीन्स द लॉन्ग टर्म borrowings are more than twice in comparison to fund provided by owner. It will indicate risky financial position. In this question, long term loan are only 0.47 in comparison to shareholder fund. It show that the long term financial position of the company is sound. तो यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो अभी अच्छी उसको साउंड कर रही है, या हम कह सकते हैं कि वो और लोन लेना चाहते हैं तो इजीली ले सकते हैं, उनको कोई भी रिस्क की बात नहीं है। नेक्स्ट हमारा इसी से रिलेटेड 28th क्वेश्चन है, वही इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। अब आपको ये पता है कि ये सारी आइटम जो होती हैं वो किस में आएंगी, ये दोनों हैं जो है वो शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल की आएंगी। ये तीनों जो आइटम्स हैं वो क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस की हैं। तो दोनों को हम 5 आइटम्स को हमने क्या किया है कि ऐड कर दिया है। 5 आइटम्स को हमने क्या किया है, ऐड कर दिया है। तो देखेंगे आप ऐड करने के बाद क्या बन रहा है, 3 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1,30,000 प्लस 40,000 प्लस 70,000, तो हमारा आ जाता है 6,40,000। डेब्ट इक्विटी रेशियो में लॉन्ग टर्म डेब्ट्स बाय में शेयर होल्डर फंड, या जिसको हम डेब्ट बाय में इक्विटी भी कहते हैं। और लॉन्ग टर्म के डेब्ट्स कौन से हैं जो कि हमारे यहाँ शो हो रहे हैं, आपको देखेंगे डिबेंचर और लोन फ्रॉम बैंक। तो ये दोनों हमारे जो हैं 4,50,000 प्लस 3,50,000, जो कि हमारा आ जाता है क्या, 8 लाख। 8 लाख को ऊपर रखा आपने, 640 को नीचे, तो आ जाएगा 1.25:1। तो अभी भी क्या है, हम कह सकते हैं कि ये 2 से कम है, तो ये अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन जो है इसकी है। फिर 29th सेम रहेगा, आप खुद से ट्राई करेंगे। 29th रजिस्ट्रेशन जो है, 30th बिल्कुल सेम ट्राई करेंगे, 30th 31। जहाँ भी कोई आपको डाउट दिखता है तो उससे रिलेटेड जो है आप मुझसे कंसल्ट करके बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, हम 32 में देखेंगे। 32 रजिस्ट्रेशन में द डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑफ ए कंपनी 1:2। अब आपको बता रखा है कि जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है ना वो 1:2 है। तो आपको बताना है कि ये पेमेंट करने से या ये ट्रांजेक्शन करने से हमारे बिजनेस की जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है उस पर क्या इफेक्ट जाने वाला है, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले तो डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है वो 1:2 है, मतलब कि डेब्ट जो है वो 1 लाख है और ये 2 लाख है। शेयर होल्डर फंड जो है वो 2 लाख है। तो अगर हम रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म ब्रोविंग्स को पे कर देते हैं, यहाँ पर हमने लेट कर लिया कि ये 1 लाख है वो 2 लाख है। अगर हम लॉन्ग टर्म ब्रोविंग्स को 40,000 को पे कर देते हैं तो ऊपर से क्या होगा, 40,000 जाएगा, क्योंकि हमारे जो ब्रोविंग्स हैं वो पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएंगे। तो डेब्ट हमारा कम हो जाएगा, तो हमारे 60,000 के रह जाएंगे और ये 2 लाख के रह जाएंगे। तो 0.3:1 हो जाएगा, जो कि पहले से जो है रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन इट मीन्स दैट द रेशियो हैज़ डिक्रीज हो जाएगा ना। अगर हम 1:2 की बात करें तो 0.5:1 कह सकते हैं हम इसको। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर ये और कम हो जाएगा, अगर दूसरा पॉइंट देखें, दूसरे पॉइंट में कहता है कि अगर आपने कोई क्रेडिट में फिक्स एसेट्स को परचेज किया है, देखो क्या कहता है कि परचेज फिक्स एसेट्स ₹50,000 एज लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। डेफर्ड पेमेंट बेसिस होता है जिसको हम बाद में धीरे धीरे पेमेंट करते रहेंगे। तो 50,000 की आपने उधार में खरीदी है, जब 50,000 की आपने खरीदी है तो क्या होगा, क्या आपका डेब्ट बढ़ा, यस, उधार जो है आपकी बढ़ गई है। तो पहले 1 लाख की थी, 50,000 की बढ़ गई, 1,50,000 हो गया, ये 2 लाख हो गया। तो यहाँ पर रेशियो जो है वो क्या हो गया, पहले से
इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट क्या है, आपने नए शेयर को इशू करना है, नए शेयर को इशू कर रहे हैं कितने के, 75,000 के। तो क्या डेब्ट में कोई चेंज आया, नहीं आया। किस में आया, इक्विटी शेयर्स में आया। तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 लाख, नीचे आ जाएगा 2,75,000। तो पहले से रेशियो जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, डिविडेंड की पेमेंट करने पर, पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेबल मीन्स द पेमेंट ऑफ ए करंट लाइबिलिटी, देयर विल बी नो चेंज डेब्ट इक्विटी रेशियो बिकॉज नाइदर द लॉन्ग टर्म डेब्ट्स नोर द शेयर होल्डर फंड आर अफेक्टेड। आपने डिविडेंड को पेमेंट करनी है, आप कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी करंट लाइबिलिटी है, आपका डिबेंचर से पैसा नहीं जाने वाला, या डिबेंचर कुछ कम नहीं होने वाले, शेयर्स कुछ कम नहीं होने वाले, सिर्फ कैश पे इफेक्ट पड़ेगा, जो कि हमारी इसको बिल्कुल भी हिलाता नहीं है, जो कि हम कह सकते हैं नो चेंज। तो नेक्स्ट है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट विल इफेक्ट ओनली द इन्वेंट्री। अब गुड्स परचेज की हैं तो गुड्स परचेज करेंगे तो क्रेडिट में की, लेकिन जो ये इन्वेंट्री और ट्रेड पेबल होते हैं ये करंट लाइबिलिटी का पार्ट है, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो पर कोई चेंज नहीं आने वाला है। इसी तरह से लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो है क्या, पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स। अब ट्रेड पेबल्स को पेमेंट करने की बात हो रही है, तो ट्रेड पेबल्स कौन है, हमारी करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी कम हो रही है तो हमारी इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं जाने वाला। तो ये हमारा हो जाता है ये कंप्लीट। और इससे रिलेटेड आप जो है बाकी क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। और उससे पहले हम करते हैं क्या, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। क्या है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, this ratio is variation of the debt equity ratio and given the same indication in debt equity ratio. In this ratio total assets are expressed in relation to long term debts. It is calculated as under टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। टोटल एसेट्स ऊपर रहेगी, डेब्ट जो है वो नीचे रहेगा। तो आप ये देखते हैं कि आपकी जो डेब्ट इक्विटी रेशियोज की तरह ही ये भी इंडिकेट करता है, ये कहता है कि जो आपकी एसेट्स हैं क्या वो आपके डेब्ट्स को पे करने में समर्थ हैं या नहीं। तो यहाँ पर टोटल एसेट्स को हम रखते हैं ऊपर, डेब्ट्स को रखते हैं नीचे। तो ये रेशियो जो है एक्चुअल एक्सप्रेस जो है प्योर रेशियो 1:1 और 2:1 ही माना जाता है। टोटल एसेट्स में आप क्या लेते हैं, जो भी आपकी टेंजिबल, इनटेंजिबल या नॉन करंट या फिक्स या करंट जितनी भी आपकी एसेट्स हैं उन सबको टोटल ले लिया जाता है। डेब्ट में वही लॉन्ग टर्म के ब्रोविंग्स, प्रोविजंस, अगर हम बात करें तो डिबेंचर, मॉर्टगेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। तो उसके बाद जो बात आती है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस की आती है। तो दिस रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। ये जो है दोनों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करता है, किस किस में, एसेट्स में और लॉन्ग टर्म के डेब्ट्स में। इट मेजर द एक्सटेंट टू विच लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आर कवर्ड बाय एसेट्स। तो ये देखा जाता है कि क्या लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को हम अपनी एसेट्स से कवर कर पाएंगे या नहीं। तो ये विच इंडिकेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल टू प्रोवाइडर ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स। ए हायर टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो इम्प्लाई द यूज of lower debt in financing the assets, which means a large safety margin for lender. On the other hand, low ratio represent risky financial position as it imply the use of higher debts in the financing of assets of the business. तो जो हायर टोटल रेशियो होगा वो ये करेगा कि आपके डेब्ट जो हैं वो आपकी एसेट्स के कंपेयर में बहुत ही कम है, एसेट्स ज़्यादा हैं, और जिससे वो आप इजीली जो है उसको पे कर सकते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी पैसा आपका डिबेंचर से या उधार में लिया हुआ पैसा आपकी एसेट्स को परचेज करने में लगा है वो कम है। और अगर लो रेशियो होता है तो वो कहता है कि आपका पैसा जो है वो सारा ही उससे लगा है और आप उसको पे करने में इजीली जो है रिलेशन जब बना रहे हैं तो वो कवर नहीं हो पाते हैं। तो देखते हैं इससे रिलेटेड इलिस्ट्रेशन 34। फिक्स एसेट्स आपको गिवन है 16 लाख की, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है 2 लाख की, और हमारी करंट एसेट्स गिवन है आपको 7,60,000 की। टोटल डेब्ट्स आपको गिवन है, ट्रेड पेबल्स आपको गिवन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये सब आपको गिवन होने के बाद आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ऊपर रखेंगे टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स क्या है, फिक्स एसेट्स गिवन है, इसको ऐड करेंगे, करंट एसेट्स को ऐड करेंगे, नॉन करंट को ऐड करेंगे, और हमारे
इन तीनों को ऐड करने के बाद जो आता है उसको प्लस करेंगे, 16 और 2 18, 18 और 7 25,60,000 हमारा आ जाएगा। फिर टोटल डेब्ट्स में हमने क्या लेना है, टोटल डेब्ट्स आपको गिवन है, टोटल डेब्ट्स जो हैं आपको गिवन है, टोटल डेब्ट्स आपको गिवन है, जिसमें से आप ट्रेड पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि आपकी करंट को शो करते हैं उसको लेस कर देंगे तो आपका क्या आ जाता है, आपका आ जाता है लॉन्ग टर्म के डेब्ट्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने यही किया है। तो आपका आ जाता है 16 लाख। तो 25,60,000 आप ऊपर रखेंगे, 16 लाख आप नीचे रख रहे हैं, तो आपका क्या आ जाएगा 1.6:1, जो कि 1:2 और 2:1 हो सकता है। तो ये एक रेशियो जो है वो आपकी एसेट्स के कंपेयर में 1.6 है डेब्ट, तो आप कह सकते हैं कि कवर कर पा रहे हैं वो। तो ऐसे ही 35th रजिस्ट्रेशन जो है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो 14 लाख है, टोटल डेब्ट्स जो है आपकी 16 लाख है, करंट लाइबिलिटी आपकी 4 लाख है। तो आप क्या करेंगे, शेयर होल्डर फंड से टोटल डेब्ट्स को ऐड कर देंगे। अब ऐड करके हम टोटल एसेट्स कैसे निकालते हैं, हम ये कहते हैं कि जो भी हमारा पैसा एसेट्स में लगा होता है, हमारी एसेट्स जो है वो इक्वल होती है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। तो कैपिटल मतलब शेयर होल्डर फंड, लाइबिलिटी मतलब टोटल डेब्ट्स। तो यहाँ पर ये कहता है कि हमारी एसेट्स जो है वो दोनों के इक्वल होती है, क्योंकि आपने ये अकाउंटिंग इक्वेशन +1 में ही किया था, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो यही तो है, बस नेम ही तो थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो क्या हुआ, टोटल डेब्ट्स में से अगर करंट लाइबिलिटी लेस कर देते हैं तो 12 लाख आ जाएगी, और ये आ जाएगी 30 लाख। ऊपर रखेंगे 30 लाख, नीचे रखेंगे 12 लाख, तो हमारा जो आ जाता है वो कितना आ जाता है, पॉइंट यहाँ मिसिंग है, 30 लाख 12 में 12 लाख करते हैं, 12 लाख, तो हमारा आ जाता है 2.5:1, 2.5:1। तो 2.5 जो है वो एक अच्छी कंडीशन को शो करता है। इसी तरह से हम रिलेटेड क्वेश्चन जो है 36, 7, 8 एंड फिर आ जाते हैं हम प्रोप्राइटरी रेशियो पर, जो कि हमारा 39 से पहले का टॉपिक है। मैं ये सारे रेशियो इसीलिए इकट्ठे करा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को याद करने में इजी रहेगा कि सोल्वेंसी रेशियो के सारे रेशियो एक ही दिन कर लेने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि खुद को भी याद रहता है कि हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है वो इसके पार्ट हैं। तो प्रोप्राइटरी रेशियो क्या कहता है, दिस रेशियो इंडिकेट द proportion of total assets funded by owner और शेयर होल्डर्स। ये रेशियो इंडिकेट करता है टोटल एसेट्स जो कि ओनर के द्वारा या शेयर होल्डर के द्वारा पैसा उसमें लगा है। मीन्स हमारी कितना पैसा जो है वो शेयर होल्डर का एसेट्स में लगा है। तो ये रेशियो जो है हमको बताता है प्रोप्राइटरी रेशियो, जिसमें हम इक्विटी के, पहले हमने क्या किया था, टोटल एसेट्स टू डेब्ट किया था, डेब्ट को कवर करने के लिए देखा था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इक्विटी का कितना पैसा एसेट्स में लगा हुआ है। तो इक्विटी को रखेंगे ऊपर, टोटल एसेट्स को रखेंगे नीचे। ए हायर प्रोपर्टी रेशियो इज जनरली इंडिकेटर ऑफ साउंड फाइनेंशियल पोजीशन फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज इट मीन्स ए लार्ज proportion of total assets is provided by equity, hence the firm is less depend on external source of finance। तो जितना रेशियो ज़्यादा होगा वो एक अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। वो ये कहता है कि हम जो है जितनी भी एसेट्स परचेज की है हमने कैपिटल का यूज़ करके किया है, बाहर के एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पर हम कम डिपेंड हैं। तो लो प्रोपर्टी रेशियो जो है वो एक रिस्की कंडीशन या डेंजर सिग्नल जो है वो शो करता है। तो देखेंगे इससे रिलेटेड हमारा 39th क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, डेब्ट इक्विटी भी करना है, टोटल एसेट्स भी करना है और प्रोप्राइटरी भी करना है। वो तो हम अपने आप से कर लेंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो देखेंगे, उसका फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले हमने रखना है क्या, इक्विटी को ऊपर और टोटल एसेट्स को नीचे। तो इक्विटी में क्या है, शेयर होल्डर के फंड्स आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्विटी हमारी कितनी है, शेयर होल्डर फंड्स को हम इक्विटी कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। तो 3 लाख और एक 4 लाख, 4 लाख और 3 लाख, 7 लाख हमारी हो गई इक्विटी। और क्या आएगा नीचे, टोटल एसेट्स। एसेट्स अगर आपको गिवन नहीं है तो हम क्या करते हैं, दोनों को टोटल कर देते हैं। तो हमने क्या किया, टोटल एसेट्स फाउंड आउट करने के लिए हमने यहाँ देख सकते हैं आप क्या किया है, सब कुछ जो भी हमारे एसेट्स को इक्वल करने के लिए लाइबिलिटी प्लस कैपिटल को इक्वल किया है, टोटल लाइबिलिटी प्लस टोटल कैपिटल। तो अब आ जाता है 12 लाख। तो हमारा रेशियो जो है ये 0.58:1 शो कर रहा है। मीन्स हमारी जो एसेट्स है वो 12 लाख की है और इक्विटी जो है वो 7 लाख की है। इसका मतलब हम क्या है, 58.33% इन कंपेरिजन टू टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी। इन other words, 58.33% of the total assets of the company are funded by equity, which indicate the long-term financial position of the company is very sound. तो ये कहता है कि जो हमारी 100% जो हमारी एसेट्स है उसमें से 58% जो है वो शेयर होल्डर का फंड का या इक्विटी का यूज़ करके हमने परचेज की हुई है, जो कि कंपेयर टू डेब्ट से ज़्यादा है। इसीलिए ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो अच्छी साउंड कर रहा है। लेकिन अगर और अच्छा होगा तो वो और ज़्यादा बेटर शो करेगा। अब नेक्स्ट जो है 44th इलस्ट्रेशन आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पर दिखाना है कि 0.6:1 आपको शो हो रहा है। मीन 60% आपकी एसेट जो है वो इक्विटी का यूज़ करके लगी है। तो अब आपको बताना है कि अगर आप न्यू इक्विटी शेयर इशू करते हो तो आपका ये जो है डिक्रीज़ हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा या कोई चेंज नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप इशू कर रहे हैं नए इक्विटी शेयर से तो क्या होगा, इक्विटी शेयर को इशू करने पर शेयर होल्डर फंड जो है वो इंक्रीज होगा। शेयर होल्डर फंड इंक्रीज होगा तो शेयर होल्डर फंड हम कहाँ रख रहे हैं, ऊपर रख रहे हैं। अगर हमारा 60,000 बन रहा है तो हमने और ऐड हो जाने पर तो ऊपर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा रेशियो। इसी तरह से टोटल एसेट्स आर इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट। सेकंड पॉइंट हमारा कहता है क्या, इशू ऑफ इक्विटी शेयर अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी। आपने मशीनरी परचेज की और उसके बदले में कैश ना देकर शेयर ले लिए, शेयर इशू कर दिए, तो क्या होगा, शेयर भी आए हैं और मशीनरी भी परचेज हुई है तो इंक्रीज ही हो रहा है। इशू ऑफ डिबेंचर अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी। अब देखो मशीनरी परचेज करने के लिए आपने डिबेंचर इशू किए हैं तो आप क्या करेंगे, आपका जो है ये रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट पे आप देख सकते हैं डिक्रीज हो रहा है। फोर्थ पॉइंट कहता है कि फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है कि जो हमारे रिडम्पशन हैं उनको डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। डिबेंचर जो हैं वो जा रहे हैं, मींस हमारे वो पे हो रहे हैं तो हमारा रेशियो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर बात करता है फिफ्थ पॉइंट में, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू प्रेफरेंस शेयर्स। हम प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो भी हमारा रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो डिबेंचर थे वो हमारे प्रेफरेंस शेयर हमारी कैपिटल बन गई है। और बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर बाय ए कंपनी, अब अपने शेयर को ओपन मार्केट से परचेज कर रहे हैं तो हमारे शेयर जो है वो कम हो रहे हैं, जो कि डिक्रीज हो जाता है।
फिर बात आती है क्या, परचेज ऑफ ए फिक्स एसेट्स फॉर कैश। आप फिक्स एसेट्स को परचेज कर रहे हैं कैश से, तो फिक्स एसेट्स परचेज हो रही है तो कोई चेंज नहीं आएगा, ना तो हमारे वो बढ़े ना कम हुए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, सेल परचेज ऑफ ए फिक्स एसेट्स ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। अब हम डेब्ट से परचेज कर रहे हैं तो हमारा जो है डिक्रीज हो रहा है। इस तरह से ये हम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ध्यान देंगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है लास्ट रेशियो है किसका, सोल्वेंसी रेशियो का। तो दिस रेशियो इज ऑल्सो टर्म्ड एज डेब्ट सर्विस रेशियो। दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। ये कहता है कि हम अपने प्रॉफिट का देखते हैं कि हमारे प्रॉफिट सफिशेंट होते हैं या नहीं। जो भी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हैं वो सफिशेंट हैं या नहीं, हमारे इंटरेस्ट के कितने गुना है, कितने टाइम्स हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि क्या हम इजीली पे कर पाएंगे या नहीं। Profit before interest and income tax is to be taken for the calculation of this ratio because this is the amount of profit out of which interest and income tax is to be paid out. Fixed interest charges include interest ऑन फिक्स लोन और डिवेंचर। तो हमने नीचे जो फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस रख रहे हैं वो हमने डिवेंचर के ऊपर या लोन के ऊपर जो देना है उसी को ही हम रखेंगे। इसकी क्या है ऑब्जेक्टिविटी या ऑब्जेक्टिव क्या है, सिग्निफिकेंस। दिस रेशियो इंडिकेट हाउ मेनी टाइम द इंटरेस्ट चार्ज आर कवर बाय द प्रॉफिट। कितनी बार हम अपने प्रॉफिट को इंटरेस्ट को पे करने में यूज कर सकते हैं। ए लॉन्ग टर्म लेंडर इज इंटरेस्टिंग in finding out whether the business will earn sufficient profit to pay the interest charge regularly। अगर वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करते हैं तो ही क्या है रेगुलरली पे कर पाएंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी या लॉन्ग टर्म लैंडर्स के लिए देखा जाता है। एन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है 6 to 7 इज कंसिडर्ड एप्रीप्रियोर टाइम्स। मीन्स 6 to 7 टाइम्स अगर होता है तो वो एक अच्छा माना जाता है। तो करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। नेट प्रॉफिट आपको आफ्टर टैक्स दे रखे हैं और आपको पता है आपको बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेने हैं। तो पहले हम इंटरेस्ट लेस करते हैं फिर हम टैक्स लेस करते हैं। तो इसका मतलब इसमें से इंटरेस्ट भी लेस किया हुआ है और टैक्स भी लेस किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 6 लाख जो है हमारा उसके ऊपर 6 लाख के अंदर हम क्या कर देंगे, हमारा 100% अमाउंट निकाल देंगे जो कि आफ्टर टैक्स है, टैक्स डिडक्ट करने के बाद दे रखी है। तो हमारी जो अमाउंट है वो 6 लाख है। इसका मतलब हमारी 100% अमाउंट में से 40% टैक्स निकाल दिया गया है। तो 60% अमाउंट जो है ये किसकी है, आफ्टर टैक्स वाली है। तो हम कहते हैं अगर 60% अमाउंट 6 लाख है तो वन क्या होगी, 60% अमाउंट हमारी 6 लाख है तो 1% क्या होगी, 6 लाख/60। और अगर 100% अमाउंट हमको निकालनी है तो क्या होगी, 6 लाख/60 मल्टीप्लाई में 100, हम कहते हैं ये आ जाएगा 10 लाख। देख सकते हैं आप यहाँ यही चीज़ किया है यहाँ पर 10 लाख। फिर वो कहता है कि इंटरेस्ट जो लेस किया होगा डिवेंचर के ऊपर, इंटरेस्ट की अमाउंट जो है वो 40 लाख डिवेंचर के ऊपर 12% है। तो 12 चौक 48, 4,80,000 रुपये हमारी इंटरेस्ट भी लेस कर दिया था। तो हमको क्या लेना है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना है। अब कुछ बच्चे कहते हैं यहाँ पर आफ्टर टैक्स कहा था, हमने आफ्टर टैक्स को पता लगा कर बिफोर करना है तो वो हम ऐड कर देंगे। लेकिन ये भी तो ध्यान रखो ना, जब आप टैक्स डिडक्ट करते हो तो सारे एक्सपेंसेस लेस करने के बाद, इंटरेस्ट देने के बाद इनकम के ऊपर आप टैक्स देते हो। तो जो इनकम है वो आपकी इंटरेस्ट को लेस करने के बाद है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट से पहले की गई है तो हम क्या करेंगे, वापस ऐड कर देंगे। आपने ऐड किया तो ये हम कहते हैं कि 4,80,000 हमारे क्या हैं, डेब्ट की कॉस्ट है, फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस हैं। तो ये 3.08 टाइम्स हैं। फिर सिग्निफिकेंस क्या दिखाता है, इट
the number of time interest on long term debts is covered by the profit available, a higher ratio ensures safety। और अगर रेशियो और अच्छा होता जब और हाइयर होता, लेकिन ये भी एक अच्छी कंडीशन ही है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो एक 6 to 7 टाइम्स जो कंसीडर करते हैं उससे थोड़ा कम है, लेकिन हाँ हम अपने इसको पे कर सकते हैं 3 टाइम्स। तो इसी तरह से आप करेंगे रिलेटेड क्वेश्चंस। सॉल्वेंसी रेशियो से टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, और जो भी प्रॉब्लम है आप वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव ए नाइस डे।